जय हिंद छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत विषय है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत हमारा प्रकरण है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो इसके पहले हमने निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत हमने अतुल्य उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है ना को जाना। अब जानेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक प्रकार का लिखित परीक्षण है जिसके अंक निर्धारित होते हैं। ठीक है, जिसके अंक निर्धारित होते हैं। यह अक्सर करके जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें यह प्रश्न आता है। मान लीजिए जितने भी व्यापक की परीक्षाएं हैं, ये केंद्र सरकार के राज्य सरकार की जो परीक्षाएं हैं उनमें अधिकतर करके इस प्रकार के जो प्रश्न है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या कहा जाता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है ना। हम अपने दैनिक जीवन में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से हम मतलब कुछ न कुछ प्रश्नों का उत्तर हम देते ही हैं। हम अपने दैनिक जीवन में इनका उपयोग करते ही हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, इसमें वस्तुनिष्ठता के गुण पाए जाते हैं। अर्थात वह क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। अर्थात एक विद्यार्थी का बार बार परीक्षण करने के बाद या बार बार चेक करने के बाद या अनेक व्यक्तियों के द्वारा चेक करने के बाद उनके उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाता है। इसके पहले हमने निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत देखा कि एक प्रश्न का उत्तर, ठीक है, अनेक विद्यार्थियों द्वारा लिखने पर वह अलग अलग आता है, उत्तर अलग अलग आता है। इसलिए जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इसमें वस्तुनिष्ठता का प्रभाव देखा जाता है। अर्थात वस्तुनिष्ठ होते हैं, अर्थात वह शुद्ध होते हैं। ठीक है, इसके अंक निश्चित होते हैं। मान लीजिए 1 नंबर का है, ठीक है, या तो वो सही होगा या गलत होगा। ठीक है, उसमें 1 अंक मिलेगा या 0 मिलेगा। ठीक है, लेकिन आधा नहीं मिलेगा, ऐसा है। तो इस प्रकार इसके जो अंक होते हैं वह भी निश्चित होते हैं। आइए हम चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार तो जानने का प्रयास करते हैं। रिक्त पहला है रिक्त स्थान की पूर्ति। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें कुछ स्थान खाली रहता है। ठीक है, कुछ स्थान खाली रहता है। जैसे कि कोई वाक्य है, वाक्य के अंतर्गत कुछ शब्द मतलब वह उत्तर होता है। इस प्रकार का शब्द है जिसमें कुछ शब्द खाली होता है। आइए देखते हैं। राम ने काले हरण को मारा, है ना? तो देखते हैं राम ने रावण को मारा। तो इस प्रकार कुछ शब्द होते हैं वह विलोपित होते हैं और वही उत्तर होता है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसको रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न कहते हैं। आइए जानते हैं दूसरा, उचित संबंध जोड़ो। उचित संबंध जोड़ो के अंतर्गत क्या होता है? हमारे पास बहुत सारे उत्तर होते हैं, तो उन उत्तरों को सही क्रम में जोड़ना होता है। आइए देखते हैं। ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है, ये हो गया भोपाल, ये हो गया रायपुर और ये हो गया लखनऊ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, ये तो सही है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और छत्तीसगढ़ की राजधानी जयपुर। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? सही उत्तरों पर मिलान करते हैं। तो जो ऐसे प्रश्न होते हैं वह कहलाता है आपका उचित संबंध जोड़ो। ठीक है, या सही मिलान कीजिए, ऐसे वाले प्रश्न होते हैं। तीसरा आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिनके ऐसे प्रश्न जिनके संभावित उत्तर होते हैं। संभावित लगभग 4 उत्तर होते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही सही होता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसको बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। देखते हैं छत्तीसगढ़ की गंगा की नदी को कहते हैं। इसमें लिखते हैं पहला महानदी,
ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं? महानदी को। आइए हम चौथे पर आते हैं, सत्य असत्य। ऐसे प्रश्न है ना जिनके केवल दो ही संभावित उत्तर होते हैं, या तो सही हो सकता है या गलत। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसको सत्य असत्य प्रश्न कहते हैं। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं, इसमें कहा गया है उदाहरण, राम के पिताजी दशरथ जी थे, तो यह सत्य है या असत्य? इस प्रकार से दो संभावित उत्तर होंगे, यह सत्य है या असत्य? यह है सत्य। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो सत्य असत्य प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट आइए, एक शब्द में उत्तर। इनको समझने का प्रयास करते हैं। एक शब्द में उत्तर, जैसे कि ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके केवल एक ही शब्द में उत्तर देना होता है, जैसे कि जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? बोलता है, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? सीधी बात, वाचाल। तो इस प्रकार क्या है, इनके एक शब्द में उत्तर देना होता है, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न होते हैं उनको एक शब्द में उत्तर वाला प्रश्न कहते हैं। नेक्स्ट आइए, चौथा, असमान छांटना। आप देखेंगे असमान छांटना, तो असमान किस प्रकार से छांटते हैं, ऐसे वाले प्रश्न के बारे में उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ऊपर लिखा रहता है असमान छांटना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, कुल्हाड़ी, हसिया, बल्ला, गैंती। तो हमारे पास चार ऑप्शन है यहाँ पर, कुल्हाड़ी, हसिया, बल्ला, गैंती। इसमें जो असमान दिख रहा है उसको छांटना है। किस प्रकार? कुल्हाड़ी जो लोहे का होता है लगभग, हसिया भी लोहे से बना होता है, बल्ला है वो लकड़ी से, और गैंती है इसमें भी लोहा होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इनमें से यह असमान है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उनको असमान छांटने वाला प्रश्न कहते हैं। आइए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आइए चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की विशेषताएं, कि किस प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न की विशेषताएं हैं, इनके बारे में जानेंगे कि वस्तुनिष्ठ की क्या क्या विशेषता है ना। पहला है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति का मूल्यांकन अगर किसी अन्य शिक्षकों द्वारा या बहुत से शिक्षकों द्वारा किया जाए तो पर उत्तर सही आता है। कहने का तात्पर्य है कि जो उत्तर है वही आएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ की खास एक मुख्य विशेषता है कि कितने व्यक्ति के द्वारा भी उनका मूल्यांकन किया जाए उनका उत्तर सही आएगा, या जो उत्तर उनका होगा वही आएगा। आइए नेक्स्ट, संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व। कहने का तात्पर्य है कि इसमें हम संपूर्ण पाठ्यक्रम से एक प्रश्न निकाल सकते हैं, लेकिन निबंधात्मक प्रश्न में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए 5 ही प्रश्न है तो पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न निकालना संभावना नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, संपूर्ण पाठ्यक्रम से हम एक दो प्रश्न निकाल सकते हैं और छात्रों के लिए प्रश्न तैयार कर सकते हैं। तीसरा है अंकन में सुविधा। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है इसकी अंकन में सुविधा होती है। इसमें सुविधा होती है कि जो प्रश्न मान के चलिए कोई प्रश्न उनके 1 या 2 ही नंबर होंगे, है ना, तो उसको केवल 2 ही नंबर देंगे या 1 ही नंबर देंगे। कहने का तात्पर्य है कि वो 2 नंबर का 2 ही नंबर देंगे, 1 नंबर का है तो 1 ही नंबर देंगे, और जैसे वो गलत उत्तर देता है तो उसका 0 नंबर मिलेगा, अर्थात नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इनके अंकन में सुविधा होती है।
और साथ में हम उसको आसानी से जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर 1 नंबर यही तो जोड़ना होता है। आइए देखते हैं समय की बचत। जब इस प्रकार की जो पेपर होती है इसमें समय की बचत होती है। कैसे समय की बचत होती है, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि समय की बचत इसलिए होती है क्योंकि इसमें निर्धारित प्रश्न होते हैं और छोटे प्रश्न होते हैं। छोटे प्रश्न होते हैं इसलिए इनकी हल करने में कम समय लगता है, या यूं कहें कम समय में हल हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होती है, समय की बचत होती है। साथ ही साथ हम इनका मूल्यांकन करें, है ना। आजकल तो मशीनों के साथ मूल्यांकन हो रहा है, कंप्यूटर में डाले OMR शीट है तो तुरंत मूल्यांकन हो रहा है। मुश्किल से 5 मिनट के अंतर्गत 4-5-6 कॉपी मूल्यांकन हो जाता है। इस प्रकार कहें कि इसमें समय की बचत होती है। नेक्स्ट आइए 20-वसनीयता। 20-वसनीयता का तात्पर्य यह है कि एक से अधिक बार छात्र उत्तर दे तो वही आएगा, ठीक है। और एक और देखते हैं विश्वसनीयता के यहाँ पर कि मान लीजिए वह इस साल हम दिए किसी प्रश्न को, हम दूसरे तीसरे साल भी उस प्रश्न को रख सकते हैं, उनके उत्तर अलग नहीं होंगे, मतलब उनके उत्तर अलग नहीं आएंगे। जो इस साल था वह 2 साल बाद भी हम वहाँ डाल रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं तो कभी उत्तर वही आएगा, फिर 5 साल बाद बच्चों को दे रहे हैं तो कभी उत्तर वही आएगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि इसमें विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए रटन प्रवृत्ति पर रोक। यह क्या होता है, निबंधात्मक प्रश्न में हम जो बड़े बड़े प्रश्न हैं उनको हम रटते हैं, अर्थात रटने पर जोर देते हैं, अपने माइंड में प्रेशर डालते हैं, तो उसमें क्या होता है ज्यादा हम रटते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में रटने की आवश्यकता नहीं है ना, ऐसे ही मतलब वो याद हो जाता है ना। इस प्रकार रटने की प्रवृत्ति पर रोक लगाती है। एक और विशेषता है धन की बचत। आजकल मशीनों में चेक होने के कारण और कंप्यूटर इत्यादि में बनने के कारण यह धन की बचत करती है। साथ ही साथ आजकल तो कंप्यूटरों में ही मतलब ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होने के कारण धन की बचत होती है और सरकार की जो आय में बढ़ोतरी होती है। जब धन खपत नहीं होगा तो आय में बढ़ोतरी होगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि इसमें धन की बचत होती है। तो इस प्रकार ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न की विशेषताएं हैं। आइए हम जानते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सीमाएं, है ना। हम विशेषताओं को जाना, अब हम जानते हैं सीमाएं कि क्या क्या सीमाएं हैं। पहला है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वह अनुमान पर आधारित है, अर्थात तुक्का। मान लीजिए हम किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो हम तुक्का मार देते हैं, अनुमान लगा देते हैं, है ना। जो होगा देखा जाएगा, यही उत्तर होगा, इस प्रकार से हम अनुमान लगाते हैं। इस प्रकार ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो अनुमान पर आधारित होता है। नेक्स्ट आइए रचना में या निर्माण में कठिनाई। रचना अर्थात निर्माण में कठिनाई। जब हम प्रश्न तैयार कर रहे होते हैं उस समय निर्माण करते समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है ना। उस समय अनेक प्रकार की कठिनाई सामने आते हैं। कई तो एक प्रश्न के 2 उत्तर हो सकते हैं, है ना। तो वहां पर हमें एक उत्तर को चुनना होता है। कई बार तो क्या होता है व्यापक की परीक्षा हो या अन्य परीक्षा हो, उसमें कुछ फाल्स भी हो जाता है ना। फिर बाद में बच्चों को, लड़कों को बोनस दिया जाता है, उस प्रश्न में पूरा नंबर दिया जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि रचना और निर्माण करते समय बहुत सारी परेशानियां, कठिनाई आती है। नेक्स्ट आइए लेखन क्षमता का विकास नहीं। इसके पहले जो निबंधात्मक प्रश्न है उसमें लेखन क्षमता का विकास होता था, लेकिन इसमें विकास नहीं हो पा रहा है ना। क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, गोलाई कर रहे हैं या तो सही के चिन्ह लगा रहे हैं, है ना। इससे हम लेखन शक्ति का विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो यह भी एक कमजोरी है। आइए जानते हैं नेक्स्ट नकल की संभावना। नकल की संभावना हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि छोटा प्रश्न होता है ना। हम इशारों में हम दूसरे को बता सकते हैं। मान लीजिए कक्षा में बैठे हैं, है ना, कोई प्रश्न का उत्तर पहला का क्या होगा तो 1, दूसरा क्या होगा 2, इस प्रकार से हम इशारों में उनको बता सकते हैं। इस प्रकार कर सकते हैं कि इसमें नकल की संभावना होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट आइए तार्किक चिंतन का विकास नहीं। अब इसमें कहा गया है कि तार्किक चिंतन का विकास नहीं हो सकता। जैसे कि हम निबंधात्मक प्रश्न में देखें कि उनके अंतर्गत तार्किक चिंतन का विकास हो रहा है। बच्चे तर्कपूर्वक क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, चिंतन करने के बाद उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि इनमें तार्किक चिंतन का विकास नहीं होता है ना। इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें सिंगल प्रश्न होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, क्या दे क्या नहीं दे, वह केवल अनुमान पर आधारित होता है और अनुमान गलत हो सकता है और सही भी हो सकता है। इस प्रकार
उसमें तार्किक चिंतन का विकास नहीं होता। आइए नेक्स्ट जानते हैं क्रमबद्ध अभिव्यक्ति का अभाव, है ना। किसी निश्चित उत्तर पर हमें क्या करना है, निशान लगाना है ना। लेकिन जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसको हम क्रमबद्ध ढंग से लिखते 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 जाते हैं, है ना। जैसे जिस प्रकार हम सीढ़ी से आते हैं, पहले सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, इस प्रकार से चढ़ते चढ़ते हम अंत में पहुंच जाते हैं ऊपर वाली सीढ़ी में। ठीक उसी प्रकार निबंधात्मक लेखन में होता है, हम क्रमबद्ध आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्रमबद्धता का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नेक्स्ट आइए, असत्य होने पर हानि। अब इसमें कहा गया है असत्य होने पर हानि। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, है ना। एग्जाम देते हैं तो वो अपने अपने अनुमान के अनुसार प्रश्न के उत्तर पर टिक लगाते हैं, गोलाई करते हैं, है ना। तो वो अनुमान पर आधारित होते, हो सकता है वह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना। अगर हमें गलत होता है तो क्या होती है, हानि होती है ना। और हम क्या होते हैं, उसमें सिलेक्ट होना रहता है, वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। इस प्रकार कह सकते हैं कि ये अनुमान पर असत्य होने पर हानि होती है। नेक्स्ट आइए, छात्रों की समस्या का निदान संभव नहीं। इसमें छात्रों की समस्या का निदान संभव नहीं। आजकल व्यापक की परीक्षाएं हो रही है, केंद्र सरकार से संबंधित जो परीक्षाएं हो रही हैं केंद्रीय स्तर पर, है। तो इस प्रकार जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इनमें छात्रों की बहुत सारी समस्या है। उन समस्याओं का निवारण केंद्र स्तर पर नहीं किया जाता है, ना राज्य स्तर पर नहीं किया जाता, ना इसके शिक्षकों द्वारा नहीं किया जाता। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि छात्रों की समस्या का निवारण नहीं हो पाता। लेकिन जैसे हम स्कूल क्षेत्र में देखें तो अगर चाहे तो शिक्षक छात्रों की जो समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उनका निवारण कर सकते हैं। लेकिन उनको उन समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि बालक के अंदर वास्तविक में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उन्हें क्या करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इन सारी समस्याओं का शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए, तभी वह उनके बारे में सही निदान कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में छात्र के अंदर क्या समस्याएं हैं इनका समाधान नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये हो गया आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रश्न की विशेषताएं और सीमाएं। आइए चलते हैं।